नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम अपनी ऑर्गेनन की सीरीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और बीच बीच में हम कुछ मेडिसिन भी पढ़ते जा रहे हैं कि जैसे हम धीरे धीरे अपनी दवाइयों का कंटेंट भी बढ़ाते जाएं, हमारी पास दवाइयों का नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाए। तो उसी सीरीज में एक कदम आगे आज हम चर्चा करेंगे लेडमपाल के ऊपर। आप सबके लिए नॉन मेडिसिन है, हम कोई ऐसी मेडिसिन अभी नहीं ले रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ना हो, या तो आपने कभी नाम भी ना सुना हो, या तो आपकी क्लिनिक में आप उसको यूज न कर पाएँ, या तो उसमें ऐसे इंडिकेशन हो जब जो कॉमन नहीं मिलते हैं। हम वैसी ही मेडिसिन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं औषधियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिनके इंडिकेशन भी आपको मिलेंगे, जो दवाइयाँ रूटीन हैं, जो आप हर रोज की डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर भी यूज कर पाते हैं। तो क्या क्या मालूम है आपको लेडमपाल के बारे में? यस, वेरी गुड, पंक्चर्ड वुंड। और यस, लॉन्ग टर्म इंजरी, इफेक्ट ऑफ इंजरी आफ्टर लॉन्ग टाइम। Yes, very good. After insect bite, but insect bite is one type of puncture wound. Yes, very good. Cold. It is a lack of vital heat. So chilly. मालूम चल रहा है? फर्स्ट इंडिकेशन हम हर रोज मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, पहला इंडिकेशन हम थर्मल का ही पकड़ते हैं ना। सो हम हॉट एंड चिली में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन ऐसा है कि लैक ऑफ वाइटल हीट, कोल्डनेस आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी एग्रावेशन बाय वार्मथ, रिलीव बाय कोल्ड। सो काफ़ी सारे ऑथर इसको हॉट के अंदर कंसीडर करते हैं, काफ़ी सारे ऑथर इसको चिली के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन आप हॉट एंड चिली किस तरीके से कंसीडर करते हैं? आप उसको एग्रावेशन और एम्यूलरेशन के बेस के ऊपर हॉट एंड चिली कंसीडर करते हैं कि उसको लैक ऑफ वाइटल हीट है या एक्सेस ऑफ वाइटल हीट है, उसके ऊपर से उसको हॉट एंड चिली कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर से आप लेडमपाल को चिली या हॉट में कंसीडर कर पाएंगे। मालूम चल रहा है? अगर आप इसको एम्यूलरेशन और एग्रावेशन के तौर से देखेंगे तो आपको रिलीव बाय कोल्ड एंड एग्रावेट बाय वार्मथ मिलेगा, तो आप इसको हॉट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंड ज़्यादा अच्छी लगती है कि गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है? तो मुझे ठंड बहुत लगती है, ठंड सहन नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे आप लेडमपाल को चिली के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। मालूम है, लेडमपाल चिली है या लेडमपाल हॉट है ऐसा नहीं होता है। आप इसका इंडिकेशन कहाँ से लेके आते हैं उस तरीके से डिसाइड होगा कि चिली इंडिकेशन लेना है कि हॉट इंडिकेशन लेना है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए आप कुछ मटीरिया मेडिका देखेंगे तो उसमें आपको लेडमपाल में हॉट लिखा हुआ मिलेगा और कुछ मटीरिया मेडिका में चिली लिखा हुआ मिलेगा, और फिर आप ऐसा कहेंगे फलाने ऑथर ने तो चिली बोला है और आप हॉट बोल रहे हैं, या तो उस ऑथर ने तो हॉट बोला है और आपने चिली बोल रहे हैं। किसी भी ऑथर को पढ़ने से पहले उस ऑथर ने किस माइंडसेट से वो चीज लिखी है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम चल रहा है? कोई भी ऑथर एक इंडिकेशन लिखते हैं तो वो इंडिकेशन क्यों लिखते हैं? आप जब बोगर को पढ़ते हैं, बोगर को कहा जाता है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कि वो एक ही शब्द के अंदर बहुत कुछ बता देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके लिए आपको बोगर साहब का बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि वो किस परिस्थिति में से आए, उनका नेचर कैसा था, उन्होंने कैसी परिस्थिति के अंदर प्रैक्टिस की। उसी तरीके से आप बोनी गुसेन साहब को देखेंगे तो वो कहाँ से आए। तो बोनी गुसेन का मटीरिया मेडिका या उनका रेपर्टरी पढ़ने से पहले हमें बोनी गुसेन को जानना जरूरी होता है। हमारा दिक्कत क्या है, हमको मालूम नहीं है बोरिक कौन थे, कहाँ से थे। इवन विलियम बोरिक और ऑस्लरी बोरिक कौन थे वो भी हमें नहीं मालूम है। हमें तो बोरिक का मतलब बोरिक ही मालूम होता है, दोनों अलग अलग हैं। वो कहाँ से आए थे, किस तरीके से आए थे, उन्होंने कैसी प्रैक्टिस की है, उनके पास कैसे केसेस आते थे, ये सब जानने के बाद आपको बोरिक की आंखें मिलेंगी। मालूम चल रहा है? हमारी संस्कृति के अंदर कहा जाता है थर्ड आई, भगवान शिव के तीसरा नेत्र है। थर्ड आई का मतलब क्या है? इट इज अ नॉलेज, इट इज अ विजडम। तो वो आपकी थर्ड आई तब खुलेगी कि बोरिक किस तरीके से केस को देखते हैं। वो देखने के बाद आप बोरिक का मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोरिक किस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें तकलीफ ये है कि हम उनको नहीं पढ़ते हैं और फिर हम सामने क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने तो ऐसा लिखा है,
उन्होंने तो वैसा लिखा है, उन्होंने तो ये किया है, लेकिन पहले उनको पढ़िए। मालूम चल रहा है? आप जितने भी स्टॉलवर्ड्स देखेंगे केस टेकिंग के ऊपर, हर एक स्टॉलवर्ड्स ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनके लिटरेचर में आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इवन हनीमैन से लेके आप बोनी कुसेन के पास जाइए, बोगर के पास जाइए, कैंट के पास जाइए, इवन जितने भी अच्छे अच्छे होम्योपैथ्स हैं सब ने केस टेकिंग बहुत कुछ लिखा है। और सबका हर केस को देखने का अपना अपना एक नजरिया होता है। आप बोगर को देखेंगे तो वो पैथोलॉजिकल जनरल्स ही ढूंढेंगे हर जगह पे। आप कैंट को देखेंगे तो वो मेंटल जनरल और डेल्यूजन और इस तरीके के इंडिकेशन ही ढूंढते हैं। आप अगर वहां पे बर्नेट को देखेंगे तो वो भी पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। मतलब हर व्यक्ति का केस लेने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक ढंग होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है, लेकिन बेसिक सबका सेम है। सब इंडिविजुअलाइजेशन को फॉलो करते हैं। मालूम चल रहा है? और वो बेस मास्टर हनीमैन ने दिया हुआ है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कैंट सही है और बोगर गलत है, या बोगर सही है और कैंट गलत है। अपनी अपनी जगह पे सब सही है, वो उनका अपना नजरिया है। इंडिविजुअलाइजेशन ऑन बेस ऑफ फिजिशियंस, हर केस को देखने का उनका नजरिया है, मटीरिया मेडिका को देखने का उनका नजरिया है, लेकिन उन्होंने बेस सेम रखा है, हनीमैन के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। हमें क्यों तकलीफ पड़ती है? विजयकर साहब का केस को देखने का अपना नजरिया होता है, शंकरन साहब का केस को देखने का अपना नजरिया होता है, चिमठाना वाला साहब का केस को देखने का अपना नजरिया होता है। तो उसी तरह हमारा और आपका भी केस को देखने का अपना नजरिया होगा। हमारा जिस तरीके का बैकग्राउंड है, हमारी जिस तरीके की सोच है, हम जिस तरीके में से आते हैं, उसी प्रकार से हम केस को देखेंगे। हम किसी और का तरीका एडप्ट नहीं कर सकते। हमें दिक्कत क्यों होती है? हम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम केस को शंकरन साहब के या विजयकर साहब के नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। हमें उसको अपने नजरिए से देखना है। धीरे धीरे जब आप उनके लेवल तक पहुंचेंगे तब उनके नजरिए से देख पाएंगे। हम क्यों हर बार हॉट एंड चिली कर रहे हैं? क्यों थर्स्टी और थर्स्टलेस कर रहे हैं? क्यों राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड कर रहे हैं? ये हमारा नजरिया है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं वैसा ही करिए, लेकिन हमारे अनुभव के अंदर जब हम गांव में प्रैक्टिस करने को बैठते हैं तब इस तरीके के इंडिकेशन ज्यादा मिलते हैं। तो हम अपने हर केस में इस तरीके की चीजें ही ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, हनीमैन के सारे लॉज फुलफिल हो रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास जिस तरीके के मरीज आएंगे उस तरीके के इंडिकेशन आप भी ढूंढेंगे, और आपकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी आप उस प्रकार की होम्योपैथी की तरफ जाएंगे। सब होम्योपैथी ही है, बोगर करते हैं वो भी होम्योपैथी है, कैंट करते हैं वो भी होम्योपैथी है। उसमें कुछ सही और गलत नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में हमें देखना है कि हमारी परिस्थिति कौन सी है। हम ट्राइबल एरियाज में प्रैक्टिस करने जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहां पे हमें सेंसेशन, डेल्यूजन या मेंटल सिम्टम बहुत नहीं मिलते हैं। तो हम उस तरीके का प्रैक्टिस हमारा डेवलप हो रहा है। मालूम चल रहा है? सबका अपना अपना प्रैक्टिस होता है, अपना अपना केस को देखने का नजरिया होता है, अपना अपना मटीरिया पढ़ने का और मटीरिया मेडिका देखने का नजरिया होता है। अपना होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके मन को, आपके आत्मा को स्वीकार्य हो, वो चीज करना चाहिए। किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी में कॉपी इज नॉट अलाउड। आप दूसरे की तरह नहीं बन सकते, क्योंकि आप अलग है ना, इंडिविजुअलाइज है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके सिद्धांत अलग होने चाहिए, सिद्धांत सबके एक ही हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो परिस्थिति टू परिस्थिति भिन्न हो रहा है। मालूम चल रहा है? अब आपको मालूम चला चिली और हॉट क्या है। उसी तरीके से दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी। तीसरा इंडिकेशन है स्टीफनेस ऑफ ऑल जॉइंट कैन ओनली मूव देम आफ्टर अप्लाइंग कोल्ड वाटर। स्टीफनेस ऑफ ऑल जॉइंट, कोई भी दिक्कत हो गई है लेकिन कोल्ड वाटर से उनको अच्छा लगता है, तो वहां पे लेडमपाल सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत खांसी होती है, इतनी खांसी होती है कि बात मत पूछिए, ठंडा पानी पी लेती हूँ ना तो अच्छा लगता है। वहां पे भी लेडमपाल सोचना चाहिए। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब पूरे जॉइंट स्टीफ हो जाते हैं, हर रोज सुबह को ठंडे पानी में भिगो के रखता हूँ ना तो अच्छा लगता है, फिर खुल जाते हैं। मेडिसिन कैन बी लेडमपाल।
इडिमेटस जॉइंट कॉल्ड टू टच एंड एमिलोरेशन बाय कॉल्ड। मालूम चल रहा है, कॉल्ड टू टच है फिर भी एमिलोरेशन बाय कॉल्ड है। रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस, व्हाट यू मीन बाय डायथिसिस? डायथिसिस का मतलब क्या है मालूम होना चाहिए ना, एक एक इंडिकेशन है। डायथिसिस इज वन इंडिकेशन। डायथिसिस का क्या मतलब होता है? प्रोन टू डेवलप सर्टेन डिसीज, रोग होने की संभावनाएं। रूमेटिक और गाउटी का मतलब क्या होता है? यस, जिनको जॉइंट की तकलीफों डेवलप होने की संभावना है उनको फीवर आता है, वायरल फीवर आता है तो हर बार क्या हो जाता है? स्टिफनेस ऑफ जॉइंट एंड जॉइंट पेन। चाहे चिकनगुनिया हो चाहे ना हो, हमें उससे लेना देना नहीं है रिपोर्ट में चिकनगुनिया पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मालूम चल रहा है? उनको फीवर होता है, वायरल फीवर होता है या मलेरियल फीवर होता है या बैक्टीरियल फीवर होता है, लेकिन फीवर में उनको दिक्कत क्या होगी? जॉइंट पेन, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। मालूम चल रहा है? उसी तरीके से उनको सर्दी जुकाम हुआ तो साथ में क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ जॉइंट और जॉइंट पेन और रूमेटिक कंप्लेन और गाउटी कंप्लेन। उनको क्रोनिक डिसीज में स्किन का कंप्लेन हुआ तो क्या हुआ? यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम गए। उनको जॉइंट पेन हुआ तो उसको आर्थराइटिस हो गया और जॉइंट फूल गए। मालूम चल रहा है? किसी भी तरीके से उनको रूमेटिक और गाउटी कंप्लेंट्स डेवलप होती हैं। इवन उनको डायग्नोस हुआ हार्ट डिसीज और आपने 2D इको करवाया तो रूमेटिड हार्ट वाल्वुलर डिसीज डायग्नोसिस हुआ। मालूम चल रहा है कौन से डिसीज हैं वो? वाल्वुलर हार्ट डिसीज होते हैं ना, तो उसमें रूमेटिक वाल्वुलर हार्ट डिसीज होते हैं। तो उनको हार्ट डिसीज होता है तो भी कैसा होता है? रूमेटिक। मालूम चला? इनमें से कोई भी डिसीज होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि रूमेटिक का मतलब सिर्फ जॉइंट से ही है। कहीं पे भी अगर स्टिफनेस मिलता है तो इट इज रूमेटिक एंड गाउटी। सो माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ऐसे अगर आपको वाल्वुलर हार्ट डिसीज मिले तो उनको भी रूमेटिक के अंदर ही कंसीडर किया जा सकता है। बचपन में मुझे वाल्व का प्रॉब्लम हो गया था, फिर मुझे चिकनगुनिया हो गया था, फिर मुझे ये हो गया और अब मुझे ये यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस। इवन डॉक्टर साहब मुझे बार बार पथरी हो रही थी, फिर हमारे सर्जन डॉक्टर ने पथरी का रिपोर्ट करवाया, ये देखिए उसमें आपने देखा यूरिक एसिड स्टोन्स। मालूम चल रहा है? इसको भी रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस में ही लेना चाहिए। इसका मतलब जॉइंट पेन सिर्फ नहीं होता है, कहीं पे भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं जो, इवन हम अगर थोड़ा इसको और आगे लेके जाएं तो उस पैथोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें वेसल्स के अंदर परत जम जाती है, जिसके कारण हाइपरटेंशन डेवलप होता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, तो उसमें क्या होता है? उसको भी आप रूमेटिक और गाउटिक डायथिसिस ही ले सकते हैं। क्यों? इट इज लॉस ऑफ दैट इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस ऑफ दैट ब्लड वेसल्स। मालूम चल रहा है? और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, गाउट क्या है? इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर वो यूरिक एसिड जॉइंट में जमा हो, किडनी में जमा हो, स्किन के ऊपर जमा हो और कहीं और जमा हो। कहीं पे भी अगर यूरिक एसिड जमा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? गाउटी डायथिसिस। गाउटी डायथिसिस, ठीक है। तो उसी तरीके से इलास्टिसिटी का लॉस हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी का भी लॉस हो रहा है, तो उसे भी रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस ही लिया जा सकता है। अगर जो हार्ट की ब्लड वेसल हैं, ट्रिपल वेसल डिसीज होता है, तो उसमें क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल और सम फैट्स इन हार्ट ब्लड वेसल, तो उसको भी हम क्या ले सकते हैं? रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस लिया जा सकता है ना। मालूम चल रहा है? हनीमैन ने तो सिर्फ एक ही चीज लिखी है, रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस, लेकिन इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं मालूम चल रहा है? सो अब आप देखेंगे
कि कार्डियक कंप्लेन के अंदर, हार्ट कंप्लेन के अंदर कई बार लेडमपाल प्रिस्क्राइब किया जाता है, और आपको लगेगा ये तो इंजरी मेडिसिन, और फिर इसको कार्डियक में क्यों दिया? डायथिसिस के ऊपर। मालूम चल रहा है? अभी और डायथिसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर पूरा 1-1.5 घंटा भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी हमारा मतलब इतना है कि आप समझ जाएं कि डायथिसिस का मतलब क्या होता है। आपको अगर पूरे केस के अंदर आपने हिस्ट्री लिया, पास्ट हिस्ट्री का क्या मतलब है? यही मतलब है कि कौन कौन से डिसीज हुए हैं, पेशेंट कौन कौन से डिसीज होने को प्रॉन है, इसके ऊपर से उसका डायथिसिस निकाला जा सकता है। एंड रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस इज वन इंडिकेशन फॉर लेडम। क्लियर हुआ? इमेसिएशन ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, जहां पे भी जो भी लिम्ब अफेक्ट हुआ है, जो भी ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, उसका इमेसिएशन देखने को मिलेगा। इमेसिएशन मतलब लॉस ऑफ टिश्यूज और लॉस ऑफ फैट। क्लियर? असेंडिंग इफेक्ट ऑफ पैरालिसिस, गाउटी डिपॉजिट्स, रूमेटिक पेन ट्रैवल्स अपवर्ड, एनी कंप्लेंट विच इज असेंडिंग। दूसरी कौन सी मेडिसिन आती है? ये आपका होमवर्क है। जितनी भी मेडिसिन, 70 मेडिसिन हमने ली हैं, उनमें से कितनी मेडिसिन में असेंडिंग कंप्लेन आता है, कितनी मेडिसिन में डिसेंडिंग कंप्लेन आता है? वेरी गुड। और कौन सी ऐसी कंप्लेन है जिसमें असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है? कौन सी ऐसी पैथोलॉजी है? जीबीएस, गुलन-बेरी सिंड्रोम, क्या देखने को मिलता है? असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है ना। तो लेडमपाल कैन बी वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट टाइप ऑफ कंडीशन। डॉक्टर साहब, पहले पैर में दर्द शुरू हुआ, फिर घुटन में शुरू हुआ, फिर कमर में शुरू हुआ, फिर हाथ में शुरू हुआ। असेंडिंग टाइप ऑफ जॉइंट पेन, चाहे रूमेटिक हो, नॉन रूमेटिक हो, गाउटी हो, नॉन गाउटी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मालूम चल रहा है? आपने कंटिन्यूअस एक्सरे करवाए हैं, कफ हो रहा है, पहले देखा तो दोनों सीपी एंगल्स में इफ्यूजन था, फिर धीरे धीरे लोअर लोब पूरा आ गया, अब मिडल लोब भी आ गया, और अब अपर लोब में आ रहा है। ये क्या बता रहा है? असेंडिंग कंप्लेन। मालूम चल रहा है किस तरीके से देखा जाना चाहिए? इंडिकेशन मिलने चाहिए हमें। ये हनीमैन की आंखें हैं। punctured wound from nail, needle, etc., which bleed scanty but become pale, mottled, puffy, cold, paralyzed. Give a ledum at once before tetanus results. कोई भी पंक्चर्ड वुंड है। अब पंक्चर वुंड कैसे कैसे हो सकता है? इंजेक्शन देने के बाद जो वुंड होता है वो कैसा है? पंक्चर्ड वुंड। वैक्सीन देने के बाद जो वुंड होता है वो कैसा है? पंक्चर्ड वुंड। किसी को निडल गोंप दिया और वुंड होता है वो कैसा होता है? पंक्चर्ड वुंड। ब्लड डोनेशन करने के बाद जो वुंड होता है वो कैसा होता है? पंक्चर्ड वुंड। लेबोरेटरी करवाने के लिए ब्लड लिया जाए और जो वुंड होता है वो कैसा होता है? पंक्चर्ड वुंड। अगर दो लड़कियां या लड़के आपस में झगड़ते हैं और एक दूसरे को बिल्लियों की तरह नोच डालते हैं तो वो वुंड होते हैं, वहां भी पंक्चर्ड वुंड हो सकते हैं, लेकिन लेसरेशन ज्यादा होता है। मालूम चल रहा है? और वो वुंड होने के बाद अगर इंसेक्ट बाइट होती है तो भी कैसा वुंड होगा? पंक्चर्ड वुंड। मालूम हो रहा है? और वुंड होने के बाद वो पार्ट पेल हो जाए, पफी हो जाए, कॉल्ड हो जाए या पैरालाइज्ड हो जाए, देन इट इज इंडिकेशन फॉर लेडमपाल। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसेक्ट बाइट ही हुआ हो। अगर किसी लड़के ने काट लिया और इस दांत से काटा तो कौन सा वुंड होगा? पंक्चर्ड वुंड होगा ना। ब्लीडिंग कम होता है लेकिन वह उस जगह पे पेलनेस आ जाती है, कोल्डनेस आ जाती है, तो मेडिसिन कैन बी लेडमपाल। और किसी ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस दिया है कि टिटेनस न हुआ हो तो लेडमपाल दे देनी चाहिए। हमें तो टिटेनस से कोई लेना देना नहीं है, वो उस ऑथर का एक्सपीरियंस है उनका कि अगर टिटेनस हो जाए तो हाइपेरिकम देना है, टिटेनस नहीं हुआ है तो लेडमपाल देना है। हमें उस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें लेडमपाल के इंडिकेशन मिलते हैं तो लेडमपाल देना है, हाइपेरिकम के इंडिकेशन मिलते हैं तो हाइपेरिकम देना। ये किसी ऑथर का अनुभव है, हम ना नहीं कहते हैं, लेकिन अगर इंडिकेशन नहीं मिलते हैं और लेडमपाल दिया जाएगा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इंडिकेशन मस्ट।
पंक्चर वुंड की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, हमको डिफरेंशिएट करनी चाहिए, टोटालिटी बनानी चाहिए और दवाई देनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? ये मटीरिया मेडिका तो केवल एक जरिया है प्रैक्टिस को आप तक पहुंचाने का। ब्लैक आई फ्रॉम अ ब्लो और कंट्यूजन लेडम बेटर देन आर्निका। ब्लैक आई हो जाता है मतलब आई की इंजरी होती है तो आर्निका से पहले लेडम पाल में सोचना है। ये जब इंजरी का आप चैप्टर पढ़ेंगे, आर्निका, लेडम पाल, कैलेंडुला, कैलकेरिया, स्ट्रॉन्सियम, ये सब मेडिसिन इंजरी के लिए दिया जाता है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। वुंड, सेप्टिक, फुट एक्सेट्रा आर टेंडर एंड कोल्ड टू टच येट रिलीफ बाय कोल्ड एप्लीकेशन। मालूम चल रहा है? टच करने से कोल्ड है लेकिन फिर भी कोल्ड एप्लीकेशन से बर्फ घिसता हूं ना तो अच्छा लगता है। मालूम चल रहा है? तो वहां पे लेडम सोचा जाना चाहिए। मच यूरिक एसिड सैंड इन द यूरिन। अगर मरीज आपके पास रिपोर्ट करवा के आते हैं और उसमें देखा गया है कि यूरिक एसिड स्टोन्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन, तो वहां पे भी लेडम सोचना चाहिए। इवन कैल्शियम ऑक्जेलेट आते हो यूरिन के अंदर तो कौन कौन से मेडिसिन आते हैं? बहुत सारे मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम, जिंकम मेट, ये हमने स्पेसिफिक इंडिकेशन के ऊपर दिया था। यूरिन का रिपोर्ट था, मरीज लेके आया था, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन प्रेजेंट थे और इसके साथ दो दूसरे इंडिकेशन मिल रहे थे तो जिंकम मेट दिया। दूसरे रिपोर्ट में ऑक्जेलेट के स्टोन नहीं थे। और ब्लड यूरिन रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन भी हमारे लिए एक जरिया हो सकते हैं इंडिकेशन के लिए। परसिस्टेंस नोज ब्लीड, अब सिर्फ नोज ब्लीड नहीं, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग मिले तो हमें लेडम पाल सोचना है। मालूम चल रहा है? असेंडिंग टाइप ऑफ कंप्लेंट और ब्लीडिंग मिले, कोल्डनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट मिले, तो मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। आपके पास एक मरीज आए, डॉक्टर साहब बहुत नाक में से खून बह रहा है, बार बार ऐसा बचपन से ही हो रहा है, आपने नाक को टच किया एकदम कोल्ड है, मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। आपके पास मरीज आए, एक्सरे लेके आए, आपने एक्सरे देखा तो कंसोलिडेशन है, क्या बात है, डॉक्टर साहब बलगम में बहुत खून आता है, आपने चेस्ट एग्जामिनेशन किया, ऑस्कल्टेशन किया तो बायलैटरल वीजिंग आ रहे हैं और आपने देखा तो वो चेस्ट तो कोल्ड है एकदम, मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। मालूम चल रहा है? आपके पास आरए लेके पेशेंट आया है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपने एग्जामिन किया तो स्टीफनेस ऑफ जॉइंट है, आपने देखा तो जॉइंट एकदम इडिमेटस और कोल्ड है, फिर भी मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब सुबह नहा लेता हूँ ना ठंडे पानी से तो अच्छा लगता है, मेडिसिन कैन बी। आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके माजी आए हैं जिनका नी एकदम सूजा हुआ है और आपने एग्जामिन किया तो कोल्ड है, यूरिन का रिपोर्ट भी लेके आए हैं, उसमें यूरिक एसिड स्टोन प्रेजेंट मिल रहे हैं, मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। वेरी इजी, होम्योपैथी इतना सरल है, पता नहीं हम क्यों नहीं करते हैं। हिमोप्टेसिस अल्टरनेटिंग विथ रूमेटिज्म, अब ब्लीडिंग अल्टरनेटिंग विथ जॉइंट पेन मिले तो वहां पे लेडम पाल सोचा जाना चाहिए। कोई भी कंप्लेन अगर अल्टरनेटिंग मिलती है तो हमें लेडम पाल सोचना है, ठीक है। इजी स्प्रेन ऑफ एंकल, बार बार एंकल का स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाती है तो भी लेडम पाल सोचा जाता है। मेंसेस टू अर्ली टू कॉपियस, ब्राइट रेड ब्लड, डिस्मेनोरिया इन गाउटी सब्जेक्ट, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ आता है, हर बार महावारी के समय दर्द होता है, बहुत ब्लीडिंग होता है, मेडिसिन कैन बी। इतना दर्द होता है कि फिर मैं बर्फ का सेक करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। मालूम चल रहा है? एक डायथिसिस आपके पकड़ में आ गया तो आप डायथिसिस को एज ए कॉन्कॉमिटेंट यूज कर सकते। मालूम चल रहा है? मतलब डिस्मेनोरिया विथ गाउटी सब्जेक्ट, persistent नोज ब्लीड विथ गाउटी सब्जेक्ट, हिमोप्टेसिस अल्टरनेटिंग विथ रूमेटिज्म। आपको एक बार रूमेटिक डायथिसिस पकड़ में आ गया तो ये एक इंडिकेशन है और इजी होम्योपैथी इस तरीके से होता है। क्लियर? इसमें किसी को कुछ ना समझ आया हो ऐसा? कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, चिली येट रिलीव बाय कोल्ड, कोल्डनेस है फिर भी कोल्डनेस से अच्छा लगता है।
बॉल ऑफ बिग टो इज सॉफ्ट स्वॉलन पेनफुल व्हेन ट्रेडिंग टेंडन स्टीफ। गाउट में क्या होता है, अंगूठे से ही शुरुआत होती है ना, तो ये अंगूठे का सिम्टम है। अफेक्ट प्रिंसिपली लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट। लेफ्ट शोल्डर दर्द करता है और राइट हिप जॉइंट करता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, किसी भी साइड की अफिनिटी हमको नहीं मिल रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रहा है। दूसरी किस मेडिसिन में आता है कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स? इग्नेशिया, वेरी गुड। कंप्लेंट्स फ्रॉम पंक्चर्ड वुंड, निडल, प्रिक्स, स्प्लिंटर्स, इकाइमोसिस ऑफ कंजक्टिवा, इंट्राओक्यूलर स्पॉन्टेनियस bleeding, ledum finishes after arnica. If there is great pain in eyeball, then symphytum. जब आप इंजरी को स्टडी करेंगे तो आर्निका, सिम्फाइटम, कैलेंडुला, लेडम, इन सब मेडिसिन को स्टडी करना पड़ता है इंजरी के केसेस के अंदर। और एक बार आर्निका दिया, उसके बाद अगर कुछ सिम्टम रह गए हैं तो हम उसके बाद अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो लेडम पाल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आर्निका के बाद लेडम पाल का इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये कुछ डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, फॉलोस वेल रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। इट इज वन इंडिकेशन। अगेन हम होम्योपैथी को इस तरीके से समझाते हैं कि 2-3 इंडिकेशन मिलने चाहिए। आर्निका दिया है, अब 2 इंडिकेशन लेडम के मिल रहे हैं, देन लेडम इज फॉलोस वेल आर्निका। तो ये तीसरा इंडिकेशन बना के 3 इंडिकेशन के बेस के ऊपर आर्निका के बाद लेडम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लियर? मालूम चल गया? एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ अल्कोहल। अब आप कहेंगे पंक्चर वुड और अल्कोहल, यस वेरी गुड मेडिसिन। अगर अल्कोहल के बाद कोई भी दिक्कतें शुरू होती है, इवन एट्रोफी और सिरोसिस ऑफ द लीवर, मालूम चल रहा है, लीवर का बायोप्सी लिया उसके बाद और उसमें सिरोसिस आया, उसके बाद उसको लीवर रीजन में पेन हो रहा है, बहुत अल्कोहल कंज्यूम किया है और कोल्डनेस ऑफ एब्डोमेन देखने को मिल रहा है, असाइटिस है और इसोफेजियल वराइसिस है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। मालूम चल रहा है? जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ हमें इसे पंक्चर वुंड में ही सोचना है। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट स्पेशली मॉस्किटो एंड रैट बाइट, कहीं पे भी अगर इंसेक्ट बाइट मिलता है उसके बाद कोल्डनेस, पैरालिसिस, नम्बनेस ऐसा सब कुछ मिलता है तो मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। पंक्चर्ड वुंड, कहीं से भी अगर पंक्चर्ड वुंड मिले उसके बाद दिक्कतें शुरू हो तो मेडिसिन कैन बी, किसी भी बाइट के बाद लेडम पाल सोचा जाता है, किसी भी पंक्चर के बाद लेडम पाल सोचा जाता है। दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिलने चाहिए। क्लियर? समझ आ गया अभी तक? एग्रावेशन फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, गेट अप एंड वॉक अबाउट वाइड, इवनिंग टिल मिडनाइट, मूवमेंट, एमिलरेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ आइस कोल्ड वाटर, अनकवरिंग, रिपोज, डिजायर फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक डिजायर है, चिली मिलता है और जॉइंट पेन मिलता है तो हम फॉस्फोरस सोचते हैं, लेकिन साथ साथ लेडम पाल भी सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है? आइस कोल्ड से और अनकवरिंग से अच्छा है तो हम क्या ले लेते हैं, कई दफा हॉट इंडिकेशन ले लेते हैं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हॉट और चिली किसी भी ऑथर ने दिया है तो पहले उस ऑथर को पढ़िए कि वो ऑथर हॉट एंड चिली डिसाइड कैसे करते हैं, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। क्लियर? माइंड, रेस्टलेसनेस, कैन नॉट वॉक स्टेडीली, फियर ऑफ पीपल, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, बहुत थकावट आ गई है माइंड की। एवर्जन टू आंसर, क्या होता है, क्या डॉक्टर साहब सर क्या बोलूं, पेशेंट कुछ बोलता ही नहीं है, आंसर ही नहीं देता है, या तो सिर्फ यस और नो में आंसर दे रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो भी वन इंडिकेशन है। आपके पास पेशेंट आया, आपने बहुत पूछा, कुछ आंसर नहीं देता है, सिर्फ आपने देखा आरए पॉजिटिव है और आगे भी 2-3 बार स्टोन के ऑपरेशन करवा लिए हैं और यूरिक एसिड स्टोन आता है, पेशेंट को बहुत पूछा लेकिन वो आंसर ही नहीं दे रहा है, एवर्जन टू आंसर, मेडिसिन कैन बी लेडम पाल। मालूम चल रहा है? हम तो किसी भी तरह से इंडिविजुअलाइजेशन करके मेडिसिन तक पहुंच जाना है। वियरी ऑफ लाइफ, टीयरफुल मूड, रोते रहना बार बार, हियर ही विल डाई इफ ही गोज टू स्लीप आफ्टर नाइटमेयर, इसको मरने का भय लगता है। दूसरा मेडिसिन आर्सेनिक है ना, मरने का भय लगता है, लेकिन आर्सेनिक को क्या होगा, बर्निंग होगा विच रिलीव बाय हीट। अगर बर्निंग रिलीव बाय हीट मिलता है तो आर्सेनिक सोचना है विथ फियर ऑफ डेथ। अगर कोल्डनेस रिलीव बाय कोल्ड मिलता है और फियर ऑफ डेथ मिलता है तो लेडम पाल सोचना है। अवॉइड स्लाइट कंपनी ऑफ फ्रेंड, क्रॉस श्योरली एवरीथिंग इज डिसएग्रीबल, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, अकेले अकेले पड़ा रहना
अच्छा लगता है तो वहाँ पे भी लेडमपाल सोचा जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको कब कब लेडमपाल सोचनी है? छोटी सी मेडिसिन है, हमें पंक्चर वुंड के अलावा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन सिरोसिस ऑफ लिवर में भी दी जा सकती है, ट्रिपल वेसल डिसीज के अंदर भी लेडमपाल सोचा जा सकता है। मालूम चल रहा है? फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट के अंदर भी सोचा जा सकता है। गाउटी हार्ट के अंदर आपको लेडमपाल 3 मार्क मिलेगा। हमारे पास एक मरीज आए थे जिनको गाउट का कंप्लेंट था और साथ में हाइपरटेंशन और कोलेस्टेरॉल डेवलप हुआ था। हमने गाउटी हार्ट और चिली कोल्डनेस ये 2 इंडिकेशन के साथ और यूरिक एसिड ज़्यादा था, इन इंडिकेशन के साथ लेडमपाल प्रिस्क्राइब किए थे और मरीज को बहुत अच्छा। मालूम चल रहा है विच मेडिसिन आर नॉन फॉर टोबैको हार्ट? सोचिए, ये सब होमवर्क है। इस तरीके से भी होम्योपैथिक होता है। हार्ट कंप्लेन इन गाउटी डायथिसिस नोन एज गाउटी हार्ट, इट इज वन इंडिकेशन फॉर लेडमपाल। मालूम चल रहा है? हम आप देखेंगे गाउटी हार्ट तो आपको 3 मार्क ली लेडमपाल मिलेगा। हमने तो इंजरी के सिवा कभी सोचा ही नहीं है। मालूम चल रहा है? आपके पास एक मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लगता है, घर में ही बैठा रहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, बहुत बार पेशाब जाना पड़ता है, और देखा आपने तो यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है, पेशाब एकदम ठंडा ठंडा आता है। मेडिसिन कैन बी लेडमपाल इन द केसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हमें डिसीज के नाम से कुछ लेना देना नहीं है। मालूम चल रहा है? हमें लेना देना है PQRS सिम्टम से, और वो अगर हमें मिले तो किसी भी तरह के PQRS के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस किया जा सकता है और लेडमपाल दिया जा सकता है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न?